नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा ही मैंने पिछली वीडियो में आप एवरेज की जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दी थी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी क्लासें आपके लिए फेथफुल रही होंगी। और आज हम जो है एवरेज की एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए आपके लिए, इनिंग्स प्रति पारी वाला। कुछ बच्चों का कमेंट मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि सर इनिंग्स प्रति पारी वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसी को हम आधार मान के आज उन्हीं के ऊपर क्या है क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखिए क्वेश्चन कैसे रिलेटेड होता है हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका जो बल्लेबाजी औसत है 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। या वो पूछ सकता है आपसे कि 17वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक बल्लेबाज जो है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। देखिए सब 70 पारी खेली होंगी, उससे पहले बस 16 पारी खेल चुका होगा। तो मैंने माना 16वीं पारी में बल्लेबाज का अगर मैं औसत देखूंगा यहाँ पर, तो मैंने मान लीजिए ए है। तो इसका अगर कुल रन रेट देखूं इसकी, तो 16 पारियों की जो कुल रन रेट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 16। बेसिक से सॉल्यूशन देख रहे हैं सबसे पहले हम, उसके बाद में मैं डायरेक्टली बताऊं कैसे करना है आपको एग्जाम के अंदर। मैंने देखा यहाँ पर 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, एवरेज मैंने मान लिया ए, तो कुल रन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16। अब अगली लाइन में दे रखा है उसने कि जिससे उसका औसत बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, जिससे जो उसका जो बल्लेबाजी औसत है वो 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। मैंने मान लिया कि 17वीं पारी में क्या होगा, उसने कितने रन बनाए, 87 रन। ठीक है, 16 पारियों तक उसके जो कुल रन है वो कितने हैं, 16। तो 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 87 रन। तो ये जो 16 प्लस 87 जो होंगे वो क्या होंगे, 17 पारियों के रन होंगे टोटल। ठीक, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 17वीं पारी में क्या कर रहा है, वो 3 रन रेट बढ़ रही है। ठीक है, तो एवरेज हो रहा है मूल एवरेज से कितना अधिक हो रहा है, 3 अधिक हो रहा है। अगर मैं कुल रन देखूँ यहाँ पर, कुल रन देखूँ 17 पारियों के, तो कुल रन कितने आ रहे हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा, कुल रन देखूंगा तो 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे हमारे 17 पारियों के कुल रन। ये भी 17 पारियों की कुल रन है, ये भी 17 पारियों की कुल रन है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कितना निकल के आता है, 16A प्लस 87 बराबर कितना होगा यहाँ पर, 17A प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर आएगा ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 87 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 पारियों का 36। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया कि उसका वर्तमान एवरेज क्या है। तो वर्तमान में हमने एवरेज देखा तो वर्तमान में क्या हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रही। तो वर्तमान में एवरेज कितना हो जाएगा, 36 और 3 39। पूछ सकता है आपसे कि 16 पारियों का रन रेट उसकी कितनी है, 36 आंसर होगा प्रश्न के अंदर। लेकिन पूछा गया क्या कि उसका जो वर्तमान एवरेज है वो कितना है, तो कितना होगा 39। अगर यहाँ पर कमी दे देता तो 36 में से 3 घट जाते, कितना हो जाता 33। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आपको क्या है, इतना करने की, ये बेसिक सॉल्यूशन है इसका, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली पेपर के अंदर कैसे करना है, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 17 पारियों में 87 रन बना रहा बंदा। ठीक है, और उसका जो रन रेट है कितनी बढ़ रही है, 3 रन प्रति पारी बढ़ रही है। तो हमने देखा कि जब एक पारी में उसके 3 रन बढ़ रहे हैं तो 17 पारियों में कितने रन बढ़े होंगे, 51। जबकि हमारा जो मूल एवरेज है वो कितना है, यानी कि जो मूल रन बनाए उसने 17वीं पारी में कितने बनाए, 87। कितने बढ़ गए, 51। ये बढ़ने चाहिए, तो इसलिए क्या होंगे, कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36। ये क्या होगा, 16 पारियों का, 16वीं पारी में जो रन बनाया उसने 16 पारियों की रन रेट हो जाएगी। ठीक है, तो मूल एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसने जो वर्तमान में एवरेज पूछा है वो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 3 39। आपको तो यहीं से एडिटिंग करनी है, केवल ये देखना है कि जो रन रेट है वो कितनी बढ़ रही है। एक पारी पर 3 रन बढ़ रहे हैं, तो 17 पारियों पर कितने बढ़ जाएंगे, 51। हमारे 51 रन बढ़ चुके हैं, जबकि बढ़ने नहीं चाहिए थे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 87 में से 51 रन कम करने होंगे, कितना हो जाएगा 36। वर्तमान एवरेज पूछा है, 3 की वृद्धि होगी तो 39। डायरेक्टली इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पेपर में इसी प्रकार करना है आपको, डायरेक्टली सॉल्यूशन करना है आपको।
चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं, हम जान लेते हैं प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है हमारा कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो औसत रन 5 रन प्रति पारी घट जाता है, तो 12वीं पारी के अंत में उसका रन रेट कितना है। ठीक है, देखो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि उसने 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी रन औसत है, ठीक है उसका। तो हमने देखा कि जब उसने 12वीं पारी खेली तो 90 रन बनाए और 3 रन प्रति पारी क्या 5 रन प्रति पारी क्या हो गया, उसका एवरेज बढ़ गया। जब एक पारी पर 5 रन बढ़ रहे हैं तो 12 पारियों पर कितने रन घट गए होंगे, घट रहा है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो 5 रन एक पारी पर घट रहा है, तो 12 पारियों पर कितने रन घट रहे होंगे, 60 रन, ठीक है, जबकि घटनी नहीं चाहिए थी। एक्चुअल यहाँ पर देखें हम तो 12वीं पारी में कितने रन बन रहे हैं, 90, तो 60 रन क्या हो रहे हैं हमारे, जो एक्चुअल एवरेज आ रहा है हमारा, जो एक्चुअल हमारी पारी में रन बने हुए हैं उससे क्या कम आ रहे हैं, तो 60 रन हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 90 में अगर 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 150। तो हमसे पूछा गया कि 12वीं पारी के अंत में उसकी रन रेट क्या है, A-5, तो यानी कि 150 में से 5 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 145। तो ओनली हम इस प्रश्न का आंसर क्या कितना बता सकते हैं, 145। ठीक है, आप कर सकते हो। तो बेसिक से सॉल्यूशन जान लेते हैं दोबारा से इसका। मैंने मान लिया कि 11 पारियों का जो इसका एवरेज है वो 11 A मान लिया, ठीक है, तो कुल रन रेट कितनी हो जाएगी इसकी 11 पारियों की, 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो जब 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो अगर इसमें 90 रन जोड़ दिया जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 12 पारियों के रन हो जाएंगे, क्योंकि 12वीं पारी है, एक 12वीं पारी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सिंगल पारी है, ठीक है। तो जब 90 रन इसमें जोड़ दूंगा तो टोटली क्या हो जाएंगे, 12 पारियों के रन हो जाएंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है वो, 12वीं पारी खेलता है और एवरेज कितना घटा लेता है, 5 घटा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल एवरेज कितना होगा 12 पारियों का, 12 × A-5, ये भी 12 पारियों के रन है, ये भी 12 पारियों के रन है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, ये 150 निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। A बराबर 150 हो गया, तो उसने पूछा हमसे 12वीं पारी के अंत में एवरेज कितना होगा उसका, ठीक है। तो 12वीं पारी के अंत में कितना एवरेज था, A-5, तो यहाँ पर A की वैल्यू 150 रखेंगे, 150 में तो 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 145, जो कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 12वीं पारी के अंत में कितना आंसर होगा इसका, 145 एवरेज होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। आपको पेपर में किस तरीके से करना है, जो सेकंड सॉल्यूशन होता है उस तरीके से करना है, इस प्रकार के जंजाल में नहीं फंसना है आपको, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते हो आप, जो मैंने बता दिया आपके लिए अच्छी तरह से। देखो अगला प्रश्न आपके लिए क्या बना सकता है, मान लीजिए कोई भी n कंज्यूगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। नंबर्स की नेचर किस प्रकार हो सकती है, या तो वो ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में मेंशन ना हो आपके लिए तो नेचुरल नंबर आपको करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा क्या होगा आपके लिए, वो दे रखा होगा आपके लिए कि मान लीजिए n कंज्यूगेटिव नंबर्स का जो एवरेज है A है, मान लीजिए। अगर वो कहेगा आपसे कि उसमें 2 संख्या ऐड कर दी जाए या 5 संख्या ऐड कर दी जाए तो नया एवरेज क्या होगा, इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। वो कह सकता है आपके लिए अगर एवरेज में 5 घटा दिया जाए या एवरेज में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, संख्या के साथ छेड़खानी करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, कैसे, वो कह देगा आपसे कि अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। वो कह देगा आपसे अगर संख्या में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और संख्या में 5 का डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों करना क्या होगा, हमें जो भी हमारा संख्या के साथ परिवर्तन हो रहा होगा वही परिवर्तन क्या करना है, हमें एवरेज के साथ करना है। जितना परिवर्तन संख्या के साथ हो रहा होगा उतना ही परिवर्तन क्या करना है, हमें एवरेज के साथ करना है, ठीक है। वो कहेगा आपसे, जैसे प्रश्न है हमारा इस प्रकार, देखो पहला क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, इसके अंदर प्रश्न क्या है हमारा कि कोई 5 लगातार क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना 41 है। वो कह रहा है कि अगर इसमें इन संख्याओं के अंदर 2 अगली संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने 5 संख्या अगर मैं मानूं यहाँ पर तो मिडल पॉइंट ही एवरेज होगा हमारा, 2 संख्या राइट साइड में होंगी, 2 संख्या किधर होंगी, लेफ्ट साइड में होंगी। यहाँ पर देखूँ तो 41, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 41 एवरेज है मेरा, 2 मैंने ऐड की इसमें, ठीक है। मेरा बताने का मतलब क्या है, ये मत समझना कि मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। हाँ हो सकता है ये पहला सवाल रिपीट होगा, लेकिन इसके अंदर और क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ को समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 संख्या मानी, तो 5 संख्या को एवरेज मैंने कितना मान ली, 41, जो प्रश्न के अंदर देखा है। अब मैंने इसमें 2 संख्या ऐड और कर दी यहाँ पर, अब जो एवरेज होगा वो कौन सी संख्या होगी, अब एवरेज होगा कौन सी संख्या होगी, 1 2 3, 3 से इधर से हटा दी, 3 यहाँ पर हटा दी, तो यहाँ पर कहीं एवरेज होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं एवरेज होगा हमारा। अब हमें पता है कि हमें संख्याओं का नेचर नहीं दे रखा है, संख्याओं की प्रकृति नहीं दे रखी है, तो हमें जो संख्या माननी होंगी क्या, कौन सी माननी पड़ेंगी, नेचुरल नंबर मानने होंगे। यहाँ से अगर मैं देखूँ नेचुरल नंबर में कितने गैप होता है 1 का, तो यहाँ से अगर यहाँ पर चलूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 41 और 1 42, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली हम यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकल रहा है हमारा, अगर हम 2 संख्या जोड़े यहाँ पर
तो दो संख्याएं जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है n/2, यानी जितनी संख्याएं जोड़ रहा है उन संख्याओं का 0.2 करूँ और संख्याओं की जो प्रकृति है इस प्रकार से अगर मैं इनको ऐड करूँ मूल एवरेज में तो क्या निकल के आएगा, हमारा एक्चुअल एवरेज निकल के आएगा, जो नया एवरेज उससे हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर प्रश्न में यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 41 है, वो मैं कहूँ यहाँ पर, तो अगली अगर इसमें 4 संख्या शामिल कर दिया है तो नया एवरेज क्या होगा, तो आपको करना होगा 4/2, यानी कि 4/2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 41 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43। ठीक है, इस प्रकार से करना है आपको। संख्याएं चाहे कैसी कितनी भी जोड़ दे वो करना क्या है आपको n/2 करना है, और संख्या की जो प्रकृति है अगर नेचर अगर प्राकृतिक का है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, और या सम के लिए क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑड आ जाए या इवन आ जाए तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि ऑड और इवन के केस में क्या होता है संख्याओं में जो गैप होता है वो 2 का होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैंने बता दिया कैसे करना है। हमारा जो 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 41, इसमें कितनी संख्या जोड़ी गई है 2, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में 1 का गैप होता है, तो 2 के बीच में 2 का गैप अपॉन क्या करना है 2, यानी कि n/2 और संख्याओं की प्रकृति का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 43, यानी कितना हो जाएगा 42। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का प्रश्न आपकी समझ में आ गया हो। अगर यहाँ पर मैं क्या कर देता अगली 2 संख्याओं का, मान लीजिए वो कहेगा आपसे 2 संख्या शामिल कर ली जाए यानी जोड़ दी जाए, मैं कह देता यहाँ पर अगली 2 संख्या घटा दी जाए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 41 में से क्या करना पड़ेगा 2 घटाना होगा। जो भी हमारा संख्या के साथ छेड़खानी, संख्या के साथ जो भी चेंजिंग आ रही है हमारी, वो क्या करनी है आपको एवरेज के साथ चेंजिंग करनी है। यहाँ पर अगर मैं कहता कि एवरेज, यानी कि हमारा जो मूल एवरेज कितना 41 दे रखा है। ठीक है, अब मैं कहता यहाँ पर आपसे कि अगली 2 संख्याओं का, यानी कि मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई कर दूं प्रत्येक संख्या के अंदर, तो आपको क्या करना होगा एवरेज के साथ क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी संख्या के साथ परिवर्तन हो रहा होगा वही परिवर्तन किसके साथ करना है आपको, एवरेज के साथ करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। मैं ज़्यादा टाइप नहीं दोहराऊंगा, इस प्रकार के प्रश्न आपकी बुक्स के अंदर काफ़ी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए एक और नया प्रश्न देख लेते हैं हम, जो कि पेपर के अंदर मोस्टली देखने को मिल जाता है आपके लिए। देखो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है हमारा जो बेसिक सा ये प्रश्न, तो यदि 3a और 4b का जो अंगगणितीय माध्य है, देखो हिंदी लैंग्वेज में औसत को वो अंगगणितीय माध्य भी लिख कर दे सकता है पेपर के लिए, आपको क्या है घबराना नहीं है। अंगगणितीय माध्य का मतलब भी क्या होता है, एवरेज से ही होता है। ठीक है, प्रश्न क्या दे रखा है, यदि 3a और 4b का जो अंगगणितीय माध्य 50 से अधिक है और a b का 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है 2 गुना है, तो a का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन हमारे लिए दे रखे हैं 21, 22, 24 और 19। ठीक है, अब देखिए करते कैसे, बेसिक सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए ये कह रहा है कि 3a और 4b का जो अंगगणितीय माध्य है, 3a और 4b का जो औसत है, औसत क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। ठीक है, इनका जो अंगगणितीय माध्य क्या है वो 50 से अधिक है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए, और उसने एक लाइन दे रखी है यहाँ पर a b का 2 गुना है, तो इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a b का 2 गुना का मतलब मैंने मान लीजिए b को x मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक, तो इस लाइन को मैं यहाँ पर रखता हूँ। हमने देखा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4x/2 ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 6x और 4x कितना हो जाएगा 10x, तो 10x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 10। और प्रश्न में हमसे पूछा गया कि a का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a का लघुत्तम पूर्णांक संभव मान ज्ञात कीजिए, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2x और यहाँ पर कितनी आई 10, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2x की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 10 रख दूंगा कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, लेकिन 20 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या ये एक्चुअल होगी वैल्यू हमारी जो 20 होगी, क्या ये एक्चुअल वैल्यू होगी, नहीं होगी। तो हमसे क्या पूछा है उसने, a का लघुत्तम मान ज्ञात करना है। ठीक है, 20 जो बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, a से बड़ा होगा, यानी x से बड़ा होगा, एक तरीके से कह सकते हैं x से बड़ा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन कितना दे रखा है 21, 22, 24, 19। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 20 से बड़ी वैल्यू लघुत्तम कौन सी हो सकती है 21। तो 21 क्या होगा प्रश्न का आंसर ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो। यहाँ से मैंने हटा दिया, आपको नोट देख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 10x की वैल्यू 100 आई तो x ग्रेटर देन कितना आ गया 10x, 10 हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है a की वैल्यू, क्योंकि ये क्या लघुत्तम पूर्णांक मान ज्ञात करना है। तो 2x बराबर कितना आ गया 20, 2x बराबर आ गया 20, जो किसके बराबर, a के बराबर। a की जो वैल्यू है 20 से बड़ी है, तो 20 से बड़ी लघुत्तम वैल्यू क्या हो सकती है ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो कितना हो रहा है 21। तो 21 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21 आंसर है, ठीक है। और वैसे अगर मैक्सिमम रेंज पूछी जाती तो मैक्सिमम कितना हो जाता 24 हो जाता, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम एवरेज का। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा अगर 3 पी यानी 3 संख्याएं दे रखी है, हमारी वास्तविक संख्या दे रखी है 3 पी क्यू आर, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि पी इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या और वास्तविक संख्याओं यानी सबसे छोटी संख्या को छोड़कर का जो औसत आता है वो सभी 3 वास्तविक संख्याओं के औसत से क्या आता है 21 ज़्यादा आता है। तो P माइनस क्यू का मान ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और बच्चे इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर छोड़कर आ जाते हैं, वो यहीं पर फंसे रह जाते हैं कि वास्तविक संख्या देखी ये ग्रेटर देन, इस प्रकार के चिन्हों से घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जान लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है उसमें दे रखा है कि 3 जो है हमारी वास्तविक संख्या है और P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, ठीक है। जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पर R, ठीक है। इस R को दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है। चलिए प्रश्न क्या है हमारा कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या है उस सबसे छोटी संख्या को क्या है शेष 2 संख्याओं के अंतर में से क्या कर रहा है जोड़ रहा है, ठीक है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या R होगी, ठीक। और 2 संख्या हमारी कौन कौन सी बची P और Q, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना होगा P माइनस Q, ठीक है। 2 संख्याओं के अंतर को जोड़ रहा है सबसे छोटी संख्या में, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणामी संख्या प्राप्त होती है, उस परिणामी संख्या में क्या करता है वो शेष, तो परिणामी संख्या और वास्तविक संख्याओं यानी सबसे छोटी संख्या को छोड़कर जो औसत सभी 3 वास्तविक संख्याओं के, अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को छोड़ रहा है तो सबसे छोटी संख्या छोड़ दी तो संख्या कितनी बची हमारी 2, इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। इनका अगर मैं औसत देखूंगा तो औसत कितना होगा 3 संख्या होगी हमारी, ये अपने आप में क्या होगी एक संख्या और ये दोनों अपने आप में क्या होंगी एक संख्या, तो इसका एवरेज कितना होगा 3, कितना हो जाएगा, ठीक। अब अगली लाइन में कह रखा है कि सभी 3 संख्याओं के एवरेज से ये जो एवरेज आ रहा है वो क्या 21 जा रहा है। तो सभी 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा P प्लस Q प्लस R/3 होगा 3 संख्याओं का एवरेज। तो ये वाला जो एवरेज निकल के आया हमारा नया वाला, इस वाले एवरेज से 21 ज़्यादा है। अगर मैं इसमें 21 जोड़ दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस लाइन को दोबारा समझ लेते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो हमारा P है वो बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, ठीक है। अब उसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या है, जो R है हमारी सबसे छोटी संख्या, इसको शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है, जोड़ लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है इस रिजल्ट को P और Q में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये हमारी पार्टिकुलर एक संख्या होगी, यहाँ से हमारा जो परिणामी रिजल्ट निकल के आता है इसको क्या है सबसे छोटी संख्या को छोड़कर उन दोनों संख्याओं में ऐड किया जाता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिजल्ट निकल के आता है सभी तीनों वास्तविक संख्याओं के एवरेज से क्या 21 ज़्यादा निकल के आता है, ये 21 ज़्यादा इससे, अगर इसमें 21 जोड़ दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आएंगे कैसे सॉल्व करते हैं इनको, क्या है मैं इंडिविजुअली देखूँ, यहाँ पर मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, P प्लस Q प्लस R/3 प्लस P माइनस Q/3, इस प्रकार मैं अलग अलग लिख सकता हूँ तोड़ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P प्लस Q प्लस R/3 प्लस 21, यहाँ से ये सॉल्व, यहाँ से ये कट जाएगा P प्लस Q प्लस R/3 से ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ से क्या बचा P माइनस Q, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ P माइनस Q/3 बराबर कितना बचा 21, तो P माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा 63।
और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि P माइनस क्यू का मान निकालना है, तो P माइनस क्यू का मान कितना होगा 63। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे छोटा कोई क्वेश्चन एवरेज के अंदर है भी नहीं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास मेरी आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। और आपसे मेरी विनती यही है कि आप मेरी जो हमारी वीडियो है, हमारी जो एवरेज की जितनी वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।